हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक शाला। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नाथेलियन हाथोर्न के फेमस नॉवल द स्कारलेट लेटर और हाथोर्न पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। And our question number 1 is Nathaniel Hawthorne is dash novelist and story writer. Nathaniel Hawthorne एक उपन्यासकार और लघु कथा लेखक थे। Nathaniel Hawthorne कहाँ के थे? An American, an Indian, an English या फिर a Nigerian? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एन अमेरिकन। नथानियल हॉथॉर्न अमेरिका के रहने वाले थे। उन्होंने वहीं की जिंदगी, समाज और पाप पुण्य पर कहानियां लिखी। क्वेश्चन नंबर 2, द एडिटर ऑफ द अमेरिकन मैगजीन ऑफ यूजफुल एंड एंटरटेनिंग नॉलेज इज। यूजफुल एंड एंटरटेनिंग नॉलेज नाम की अमेरिकन मैगजीन के संपादक कौन थे? स्टेनबैक, हेमिंगवे, चिनुआ अचीबे या फिर हॉथॉर्न? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाथॉर्न। यूजफुल एंड एंटरटेनिंग नॉलेज नाम की मैगजीन के संपादक हाथॉर्न खुद थे। यह एक जानकारी और मनोरंजन से जुड़ी पत्रिका थी। क्वेश्चन नंबर 3, डार्क रोमांटिसिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्क्स ऑफ। डार्क रोमांटिसिज्म यानी कि अंध प्रेमवाद किस लेखक की विशेषता है? हेमिंगवे, स्टेनबैक, चिनुआ अचीबे या फिर हाथॉर्न? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाथॉर्न। डार्क रोमांटिसिज्म मतलब अंधेरे, अपराध, पाप और भावनाओं वाली रचनाएं। हाथॉर्न की कहानियों में ये बातें बहुत दिखाई देती हैं। Question number 4. He writes the tale of guilt, sin and evil. He uses symbolism. He comes to the point of surrealism. His writing, particularly of the last phase, reveal his negative view of the trans-scandalism movement. Who is he? वह अपराध, पाप और बुराई की कहानियाँ लिखते थे। प्रतीकों यानी कि सिंबलिज्म का उपयोग करते थे। बाद की रचनाओं में अति यथार्थवाद यानी कि सरेलिज्म भी आता है। उन्होंने ट्रांस स्कैंडलिज्म के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखा। ये लेखक कौन हैं? हेमिंगवे, स्टेनबैक, चिनुआ अचीबे या फिर हाथॉर्न? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाथॉर्न। हाथॉर्न ने पाप, अपराध और आत्मग्लानि यानी कि गिल्ट पर बहुत गहरी कहानियाँ लिखीं। उन्होंने सिंबलिज्म और सपनों जैसी शैली, सरेलिज्म का इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 5, Nathaniel Hawthorne's reputation as a writer is a very pleasing fact because his writing is not good for anything. And this is a tribute to the man. Whose view is this? नथानियल हाथॉर्न की लोकप्रिय प्रतिष्ठा सुखद है क्योंकि उनकी रचनाएं किसी काम की नहीं हैं। यही उनकी महानता है। ये कथन किसका है? हेमिंगवे, स्टेनबैक, चिनुआ अचीबे या फिर राल्फ वॉल्डो एमर्सन? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राल्फ वॉल्डो एमर्सन। राल्फ एमर्सन ने मजाक में कहा कि हाथॉर्न की कहानियाँ किसी काम की नहीं, लेकिन यही उनकी असली खासियत है कि वे सोचने पर मजबूर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फाइन थिंग इन हाथॉर्न इज दैट ही केयर्ड फॉर द डीपर साइकोलॉजी and that in this way he tried to become familiar with it. Whose statement is this? हाथॉर्न की खास बात यह है
कि उन्होंने मनोविज्ञान की गहराई को समझने की कोशिश की। ये कथन किसका है? हेनरी जेम्स, हेमिंगवे, स्टेनबैक या फिर चिनुआ अचीबे? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेनरी जेम्स। हेनरी जेम्स ने हाथोन को एक ऐसा लेखक माना जो अपने पात्रों के मन के अंदर झांकता है। उसके अनुसार हाथोन ने अपराध बोध, पाप और आत्मसंघर्ष जैसे भावों को बड़ी ही गहराई से प्रस्तुत किया। द स्कारलेट लेटर में नायिका की अंतरात्मा की पीड़ा इसका एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, Who has written the reviews of Twice Told Tales and Mosses from an Old Man's? Twice Told Tales और Mosses from an Old Man's की रिव्यूज़ किसने लिखे? एडगर एलन पोए, हेमिंगवे, स्टेनबैक या फिर चिनुआ अचीबे? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडगर एलन पोए। हाथोन की किताबों पर रिव्यूज़ एडगर एलन पोए ने लिखी, जो खुद भी एक मशहूर लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 8, द स्टाइल ऑफ मिस्टर हाथोन इज प्योरिटी इटसेल्फ। हिज टोन इज सिंगुलरली इफेक्टिव, वाइल्ड, प्लेनेटिव, थॉटफुल and in full accordance with his themes. We look upon him as one of the few men of indisputable genius to whom our country has as yet given birth. Whose remark is this about Hathorne? मिस्टर हाथोन की लेखन शैली पूर्णतः शुद्ध है। उनका स्वर प्रभावी, गंभीर, विचारशील और विषय के अनुरूप होता है। हम उन्हें अमेरिका का एक सच्चा प्रतिभाशाली मानते हैं। ये कथन किसका है? एडगर एलन पोए, हेमिंगवे, स्टेनबैक या फिर ईवी लुकास? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडगर एलन पो। पो ने कहा कि हाथोन की लेखन शैली बहुत साफ, भावनात्मक और असरदार है। उन्होंने इन्हें अमेरिका का एक महान लेखक माना। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज हेल्ड एज अमेरिकन शेक्सपियर? किसे अमेरिकन शेक्सपियर कहा जाता है? नथेनियल हाथोन, हेमिंगवे, स्टेनबैक या फिर चिनुआ अचीबे? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नथेनियल हाथोन। हाथोन को अमेरिका का शेक्सपियर कहा जाता है क्योंकि उनकी लेखनी भी गहराई और प्रतीकों से भरपूर होती है, जैसे शेक्सपियर की। क्वेश्चन नंबर 10, द स्कारलेट लेटर इज पब्लिश्ड इन। स्कारलेट लेटर का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1850, 1851, 1852 या फिर 1853? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1850। द स्कारलेट लेटर उपन्यास पहली बार साल 1850 में छपा और ये हाथोन की सबसे प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, शी इज द प्रोटैगनिस्ट एंड द wearer of the scarlet letter. A signifies adulterer. Her name rhymes with sin. She is. Hester Prynne, Pearl, both are correct या फिर both are wrong? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेस्टर प्रिन। हेस्टर इस कहानी की मुख्य पात्र है जिसने व्यभिचार, एडल्ट्री किया था। उसे ए अक्षर की लाल चिट्ठी पहननी पड़ी जो उसे शर्मिंदा करती थी। क्वेश्चन नंबर 12, शी इज द इलेजिटिमेट डॉटर ऑफ हेस्टर प्रिन एंड रेवन आर्थर डिम्सडेल। शी इज।
ये हेस्टर प्रिन और पादरी डिम्सडेल की नाजायज़ बेटी है। ये कौन है? पर्ल, हेस्टर प्रिन, टेस या फिर नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्ल। पर्ल हेस्टर और पादरी डिम्सडेल की नाजायज़ बेटी है। वह कहानी में मासूम बच्ची है, लेकिन समाज उसकी माँ को गलत समझता है। क्वेश्चन नंबर 13। ही इज़ हस्बैंड ऑफ हेस्टर। ही इज़ ओल्डर देन हेस्टर। He disguises himself as a doctor. His name suggests chill, which reveals his cold and inhuman treatment. He is. ये हेस्टर का पति है, उम्र में हेस्टर से बड़ा है, डॉक्टर के रूप में आता है, उसका नाम चिल है और वो क्रूर और निष्ठुर है। वो कौन है? रोजर चिलिंगवर्थ, आर्थर डिम्सडेल, बोथ आर करेक्ट या फिर बोथ आर रॉन्ग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोजर चिलिंगवर्थ। हेस्टर का पति रोजर चिलिंगवर्थ था। उसने खुद को डॉक्टर बताया और बदला लेने के लिए पादरी डिम्सडेल को धीरे धीरे मानसिक रूप से परेशान किया। क्वेश्चन नंबर 14। ही इज अ theologian. He develops relationship with Hester Prynne. His name suggests dimness, lack of will and insight. He is Reverend Arthur Dimmesdale, Chillingworth. Both are correct या फिर both are wrong. ये एक धर्मशास्त्री है। हेस्टर से उसका संबंध बनता है। उसका नाम अंधकार, कमज़ोरी और निर्णय की कमी को दर्शाता है। ये कौन है? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेवन आर्थर डिम्सडेल। डिम्सडेल एक धार्मिक नेता था, लेकिन पर्ल का असली पिता भी वही था। उसमें साहस की कमी थी, इसीलिए सच नहीं बोल सका और अंदर ही अंदर टूटता गया। Question number 15. Which novel begins with a long introduction titled The Custom House Introductory to the Scarlet Letter? किस उपन्यास की शुरुआत द कस्टम हाउस इंट्रोडक्टरी टू द स्कारलेट लेटर नाम की एक लंबी भूमिका से होती है? द स्कारलेट लेटर, द ओल्ड मैन एंड द सी, द ग्रेप्स ऑफ रेथ या फिर मिसेस डॉलोवे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द स्कारलेट लेटर। इस उपन्यास की शुरुआत एक लंबी भूमिका से होती है जिसका नाम है द कस्टम हाउस इंट्रोडक्टरी। इसमें लेखक अपनी सरकारी नौकरी के अनुभव को बताता है। क्वेश्चन नंबर 16। द स्कारलेट लेटर हैज़। स्कारलेट लेटर में हैं 24 चैप्टर्स, 25 चैप्टर्स, 26 चैप्टर्स या फिर 27 चैप्टर्स। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 चैप्टर्स। द स्कारलेट लेटर नाथेनियल हाथॉर्न का प्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें कुल 24 अध्याय हैं। ये उपन्यास प्यूरिटन समाज की सख्ती, पाप और प्रायश्चित की गहराई से पड़ताल करता है। कहानी हेस्टर प्रिन नाम की एक स्त्री के इर्द गिर्द घूमती है जिसे समाज द्वारा शर्मिंदा किया जाता है और उसके सीने पर ए अक्षर एडल्ट्री, व्यभिचार पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। उपन्यास की रचना बहुत सोच समझकर की गई है और हर अध्याय कहानी को आगे बढ़ाते हुए मुख्य चरित्रों की मानसिक स्थिति और सामाजिक संघर्ष को दिखाता है। 24 अध्यायों में ये उपन्यास धीरे धीरे पाप से पश्चाताप और फिर मुक्ति तक की यात्रा को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 17. द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द स्कारलेट लेटर इज। द स्कारलेट लेटर का पहला अध्याय कौन सा है? द प्रिजन डोर, द मार्केट प्लेस,
द रिकॉग्निशन या फिर द इंटरव्यू। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द प्रिजन डोर। ये उपन्यास की शुरुआत को दर्शाता है जहां प्रिजन डोर से नैतिक सज़ा और सामाजिक शर्मिंदगी के विषय को प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, अ थ्रॉन्ग ऑफ बियर्डेड मैन in sad-colored garments and grey, steeple-crowned hats, intermixed with women, some wearing hoods and others bareheaded, was assembled in front of a wooden edifice, the door of which was heavily timbered with oak and studded with iron spikes. This is the beginning of दाढ़ी वाले पुरुषों की भीड़, उदास रंग के वस्त्र पहने हुए और ऊंची टोपी लगाए। कुछ महिलाएं, जिनमें से कुछ ने हुड पहना था और कुछ बिना सर ढके हुए थी, एक लकड़ी की इमारत के सामने इकट्ठा थीं, जिसका दरवाज़ा भारी ओक की लकड़ी से बना था और लोहे की कीलों से जड़ा हुआ था। ये आरंभिक पंक्ति कौन से उपन्यास से है? The Old Man and the Sea, The Grapes of Wrath, Mrs. Dalloway, The Scarlet Letter। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द स्कारलेट लेटर। ये उद्धरण उपन्यास की आरंभिक सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है, जहां जनता हेस्टर को देखने के लिए इकट्ठा होती है। Question number 19. It bore a device, a herald's wording of which may serve for a motto and brief description of our now concluded legend. So sombre is it, and relieved only by one ever glowing point of light gloomier than the shadow. On a field sable, the letter A glues. This is the ending of the novel. इस पर एक चिन्ह बना था जो किसी शूरवीर के प्रतीक जैसा था, जो हमारे अब समाप्त हो चुके आख्यान के लिए एक आदर्श वाक्य और संक्षिप्त विवरण हो सकता है। ये बहुत ही उदास है और केवल एक निरंतर चमकते हुए बिंदु द्वारा थोड़ा सा उजाला पाता है, जो छाया से भी अधिक अंधकारमय है। ऑन अ फील्ड सेबल, द लेटर ए ग्लूज। ये उपन्यास की अंतिम पंक्तियां हैं। ये कौन सा उपन्यास है? द ओल्ड मैन एंड द सी, द ग्रेप्स ऑफ रेथ, मिसेस डॉलोवे या फिर द स्कारलेट लेटर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द स्कारलेट लेटर। यह द स्कारलेट लेटर ए का प्रतीकात्मक महत्व दिखाता है, जो अंत तक सामाजिक कलंक और आत्म स्वीकृति का प्रतीक बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 20. द नैरेटर ऑफ विच नॉवेल इज द सर्वेयर ऑफ द कस्टम हाउस इन सीलम, मैसाचुसेट्स। किस उपन्यास में कथावाचक सेलम, मैसाचुसेट के कस्टम हाउस का निरीक्षक है? द ओल्ड मैन एंड द सी, द ग्रेप्स ऑफ रेथ, मिसेस डॉलोवे या फिर द स्कारलेट लेटर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द स्कारलेट लेटर। उपन्यास की शुरुआत कस्टम हाउस प्रस्तावना से होती है, जिसमें लेखक अपने अतीत और नौकरी का जिक्र करता है। Question number 21. Sin, guilt and remorse are the theme in पाप, अपराधबोध और पश्चाताप ये किस उपन्यास की प्रमुख थीम हैं? द स्कारलेट लेटर, द ओल्ड मैन एंड द सी, द ग्रेप्स ऑफ रेथ या फिर मिसेस डॉलोवे। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द स्कारलेट लेटर। हेस्टर प्रिन, डिम्सडेल और चिलिंगवर्थ
के पात्रों के माध्यम से उपन्यास में ये तीनों विषय गहराई से चित्रित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22। An author methinks may be autobiographical without violating either the reader's right or his own. This excerpt is from। मुझे लगता है एक लेखक आत्मकथात्मक हो सकता है बिना पाठक के अधिकार या स्वयं के साथ अन्याय किए। ये अंश कहाँ से लिया गया है? द स्कारलेट लेटर, द ओल्ड मैन एंड द सी, द ग्रेप्स ऑफ रेथ या फिर मिसेस डॉलोवे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द स्कारलेट लेटर। ये कस्टम हाउस प्रस्तावना में कहा गया है, जहां लेखक अपनी आत्मकथा को उपन्यास से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। Were I an atheist, a man devoid of conscience, a wretch with coarse and brutal instincts, I might have found peace long ere now. Nay, I never should have lost it. But as matters now stand with my soul, whatever of good capacity there originally was in me, all of God's gifts that were the choicest have become the ministers of spiritual torment. Hester, I am most miserable. This excerpt is from। अगर मैं नास्तिक होता, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अंतरात्मा नहीं है, एक जंगली और असंवेदनशील इंसान, तो मुझे बहुत पहले ही शांति मिल गई होती। लेकिन हेस्टर, अब मेरी आत्मा की स्थिति यह है कि ईश्वर के सभी सुंदर उपहार आत्मयातना का कारण बन गए हैं और मैं अत्यंत दुखी हूँ। ये अंश किस उपन्यास से है? द स्कारलेट लेटर, द ओल्ड मैन एंड द सी, द ग्रेप्स ऑफ रेथ या फिर मिसेस डॉलोवे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द स्कारलेट लेटर। ये पादरी डिम्सडेल का मानसिक संघर्ष दर्शाता है, जो अपराध बोध से ग्रसित है। क्वेश्चन नंबर 24। द लॉ वी ब्रोक, द सिन here so awfully revealed, let these alone be in thy thoughts. Fear, fear, it may be, that when we forgot our God, when we violated our reverence, each for the other's soul, it was then forth vain to hope that we could meet hereafter in an everlasting and pure union. This excerpt is from। ये अंश किस उपन्यास से लिया गया है? हमने जो कानून तोड़ा, जो पाप यहाँ इतनी भयानकता से प्रकट हुआ, बस इन्हीं बातों को सोचो। मैं डरती हूँ शायद जब हमने ईश्वर को भुला दिया और एक दूसरे की आत्मा के लिए सम्मान खो दिया, तभी से यह आशा व्यर्थ हो गई कि हम कभी शुद्ध मिलन से मिल पाएंगे। ये एग्जर्प किस उपन्यास से लिया गया है? द स्कारलेट लेटर, द ओल्ड मैन एंड द सी, द ग्रेप्स ऑफ रेथ या फिर मिसेस डॉलोवे। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द स्कारलेट लेटर। ये हेस्टर द्वारा अपने पाप की गंभीरता को स्वीकारते हुए डिम्सडेल से कही गई बात है। क्वेश्चन नंबर 25। A writer of story books, what kind of a business in life, what mode of glorified God, or being serviceable to mankind in his way, in his day and generation, may that be? Why the degenerate fellow might as well have been a fiddler. This excerpt is from। कहानियों की किताबें लिखने वाला, जीवन में ऐसा कौन सा काम, ऐसा कौन सा तरीका जिससे ईश्वर की महिमा हो या मानवता की सेवा की जा सके,
भला ये क्या है? अरे ऐसा व्यक्ति तो शायद एक वाद बजाने वाले से भी गया बीता है। ये अंश कहाँ से लिया गया है? द स्कारलेट लेटर, द ओल्ड मैन एंड द सी, द ग्रेप्स ऑफ रेथ या फिर मिसेस डॉलोवे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द स्कारलेट लेटर। यह लेखक द्वारा समाज में लेखक की भूमिका पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी है जो प्रस्तावना में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 26। मदर, said little Pearl, the sunshine does not love you. It runs away and hides itself because it is afraid of something on your bosom. It will not flee from me, for I wear nothing on my bosom yet, nor ever will, my child, I hope, said Hester. And why not, mother? Asked Pearl, stopping short. Will it not come of its own accord when I am a woman grown? This excerpt is from। माँ, छोटी पर्ल ने कहा, धूप आपको प्यार नहीं करती। ये भाग जाती है और खुद को छिपा लेती है क्योंकि इसे आपके सीने पर कुछ डरावना लगता है। यह मुझसे नहीं भागेगी क्योंकि मेरे सीने पर अभी कुछ नहीं है और कभी होगा भी नहीं मेरी बच्ची, मुझे आशा है, हेस्टर ने कहा। और क्यों नहीं माँ? पर्ल ने अचानक पूछा। क्या यह अपने आप नहीं आएगा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी? ये अंश किस उपन्यास से लिया गया है? द स्कारलेट लेटर, द ओल्ड मैन एंड द सी, द ग्रेप्स ऑफ रेथ या फिर मिसेस डॉलोवे। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द स्कारलेट लेटर। इस संवाद में पर्ल के मासूम सवालों के जरिए सामाजिक शर्म और दंड की गहराई को उजागर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17। शेम, डिस्पेयर, सॉलिट्यूड, these had been her teachers, stern and wild ones, and they had made her strong, but taught her much amiss. This excerpt is from। शर्म, निराशा, एकांत, ये उसके शिक्षक थे, कठोर और जंगली, और इन्होंने उसे मजबूत बनाया, लेकिन बहुत कुछ गलत भी सिखाया। ये अंश कहाँ से लिया गया है? द स्कारलेट लेटर, द ओल्ड मैन एंड द सी, द ग्रेप्स ऑफ रेथ या फिर मिसेस डॉलोवे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द स्कारलेट लेटर। ये वाक्य हेस्टर के चरित्र विकास को दर्शाता है, जो कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनी, लेकिन उसके जीवन में कटुता और गलतियां भी आईं। Question number 28. We must not always talk in the marketplace of what happens to us in the forest. This excerpt is from। हमें हमेशा जंगल में जो हुआ उसकी बातें बाजार में नहीं करनी चाहिए। ये अंश कहाँ से लिया गया है? द ओल्ड मैन एंड द सी, द ग्रेप्स ऑफ रेथ, मिसेस डॉलोवे या फिर द स्कारलेट लेटर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द स्कारलेट लेटर। ये पंक्ति प्राकृतिक जीवन और सामाजिक जीवन के अंतर को दर्शाती है। जंगल आत्मा और सच्चाई की जगह है जहाँ व्यक्ति अपने दिल की बात कह सकता है। बाजार समाज का प्रतीक है जहाँ झूठ, डर और दिखावा चलता है। हेस्टर और डिम्सडेल जंगल में सच्चाई से बात करते हैं, लेकिन समाज में ऐसा नहीं कर सकते। ये पंक्ति समाज में फैले पाखंड और व्यक्ति की आंतरिक पीड़ा को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 29। A new truth would be revealed in order to establish the whole relation between man and woman,
on a surer ground of mutual happiness. This excerpt is from. एक नया सत्य प्रकट होगा जिससे स्त्री और पुरुष के रिश्ते पारस्परिक सुख की मजबूत नींव पर टिके होंगे। ये अंश कहाँ से लिया गया है? द स्कारलेट लेटर, द ओल्ड मैन एंड द सी, द ग्रेप्स ऑफ रेथ या फिर मिसेस डॉलोवे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द स्कारलेट लेटर। ये लाइन भविष्य की आशा दिखाती है कि एक दिन पुरुष और स्त्री के बीच का संबंध दबाव और सामाजिक झूठ पर नहीं बल्कि सच्चाई, सम्मान और बराबरी पर आधारित होगा। हेस्टर के अनुभव बताते हैं कि समाज को बदलना होगा ताकि दोनों लिंग एक दूसरे के साथ समझ और गरिमा से रह सकें। ये विचार हाथोन की नारीवादी सोच को भी दर्शाता है। Question number 30. The scarlet letter has endowed her with a new sense. She shuddered to believe, yet could not help believing, that it gave her a sympathetic knowledge of the hidden sin in other hearts. This excerpt is from. उस लाल अक्षर ने उसे एक नई समझ दे दी थी। वो यह सोचकर कांप उठती थी, लेकिन फिर भी मानने लगी थी कि इसने उसे दूसरों से छिपे हुए पाप को समझने की शक्ति दे दी है। ये अंश किस उपन्यास से है? द ओल्ड मैन एंड द सी, द ग्रेप्स ऑफ रेथ, मिसेस डॉलोवे या फिर द स्कारलेट लेटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द स्कारलेट लेटर। हेस्टर को जो सज़ा मिली, सीने पर लाल अक्षर पहनना, वह सिर्फ शर्म का प्रतीक नहीं रही बल्कि उसी के कारण उसमें आंतरिक संवेदना जागी। अब वो दूसरों के दिलों में छिपे पाप और दर्द को भी महसूस कर सकती थी। ये पंक्ति दिखाती है कि कैसे सज़ा भी इंसान के भीतर करुणा और समझ की भावना पैदा कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 31. दिस चाइल्ड of its father's guilt and its mother's shame hath come from the hand of God. This excerpt is from. ये बच्चा जो अपने पिता के अपराध और माँ की शर्म का प्रतीक है, ईश्वर के हाथों से आया है। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? द स्कारलेट लेटर, द ओल्ड मैन एंड द सी, द ग्रेप्स ऑफ रेथ या फिर मिसेस डॉलोवे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द स्कारलेट लेटर। ये लाइन हेस्टर की बेटी पल के बारे में है। समाज उसे पाप की निशानी मानता है, लेकिन हेस्टर उसे ईश्वर का उपहार मानती है। इससे ये विचार सामने आता है कि ईश्वर का न्याय समाज से अलग होता है। वो प्रेम, दया और करुणा पर आधारित होता है, न कि सख्त सामाजिक नियमों पर। और ये लाइन धार्मिक दृष्टि से गहरी और भावात्मक है। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपने वैल्यूएबल कमेंट भेजना बिल्कुल भी ना भूलें, बिकॉज आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर्स, MCQs एंड मोर इम्पॉर्टेंट वीडियोस फॉर एग्जाम पर्पस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बेसिक शाला।